जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। आज का जो विषय है, 25 जो मुद्दे हैं, जो 25 पॉइंट पर हम लोग आंदोलन जो छेड़े हैं, इस आंदोलन का एक हिस्सा जो है ईवीएम का लेके मुझे बोलने का कुछ अवसर मिला है। इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। माननीय संचालक धर्म प्रकाश बौद्ध जी, आज के सभा चलाने वाले जो सज्जन व्यक्ति है, उनको भी मैं नमन करता हूँ। जितने साथी हमारे पास है आज के सभा में जुड़े हुए हैं जूम के ओर से, मैं सबको नमन करते हुए मेरा जो विषय है ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का ऊपर मैं थोड़ा सा कुछ चर्चा करना चाहूँगा। ये ईवीएम लेके हम लोगों का जो विचार है, जो भावधारा है, उसके लिए मैं थोड़ा सा विचार रखना चाहूँगा। बड़े उम्मीद के साथ हम लोगों ने ईवीएम को भारत में अपनाया था, ताकि हम सहज ढंग से, सरल ढंग से ये चुनाव प्रक्रिया जो है, ये चुनाव प्रक्रिया को चलाने के लिए ये ईवीएम को भारतवर्ष में ये लाया गया था और हमने भी इसको अपनाया था। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता ये हम लोग देखने मिला कि ईवीएम जो है, इसको गलत तरीका से इस्तेमाल किया गया है। इसमें सबसे बड़ा चीज़ है, ईवीएम का जो एक कंस्टिट्यूएंसी को मान के चलिए, एक समष्टि को मान के चलिए, उस समष्टि में कौन-सा भाग में, कौन-सा अंचल में कितना वोट दिया है, एक इसको इज़िली डिटेक्ट हो जाता है। मालूम हो जाता है कि एक अंचल से हमको कितना वोट दिया है, एक समष्टि में। तो जो चुनाव में जीते हुए हैं, जो जीतेगा, जीतने के बाद वो अंचल का प्रति उसका एक खराब मनोभाव भी हो सकता है, ताकि उसको मालूम हो जाता है कि ये अंचल में, ये समझने के ये अंचल में हमको वोट दिया नहीं है। तो उसका एक मनोभाव भी हो सकता है कि मैं इसको ठीक ढंग से देखूंगा नहीं, यही चलते गया है। ये पहला बात है। दूसरा बात ये है कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो है इतना डेवलप हो गया है, कुछ-कुछ चिप्स जो लगाया जाता है, लगाने के बाद जो सत्ता में है, उसको जिस हिसाब से उसको मोल्ड करना चाहते हैं, वो मोल्ड करके उसको ईवीएम को इस्तेमाल करता है। ऐसे बहुत एलिगेशन आए हैं, हम लोगों ने बहुत यूट्यूब में बहुत सा देखा है और ये भी देखा है कि जो एडवांस कंट्री है, ये एडवांस कंट्री जो है, ये ईवीएम को इस्तेमाल करना छोड़ दिया है, ताकि इसमें कुछ टेक्निकल ऐसा फॉल्ट है, वो फॉल्ट को रखते हुए, नज़र रखते हुए ये ईवीएम को छोड़ चुका है इन लोगों ने। अब जो बैलेट पेपर सिस्टम है, वो बैलेट पेपर सिस्टम है, इसमें काउंटिंग के एक इसको समष्टि का सब जाके मिलावट हो जाता है। तब मालूम होता नहीं है कि कौन-सा अंचल में, कौन-सा एरिया से हमको ये फलना को इतना वोट मिला, फलना को इतना वोट मिला, ये मालूम होता नहीं है। इकट्ठा समष्टि वाइज़ इसको हिसाब होता है कि कितना वोट किसको मिला है। तो इसमें ये सब डिमेरिट्स जो है, ये डिमेरिट्स लोग सबको हम लोग नज़र रखते हुए ईवीएम के खिलाफ है और हम लोगों ने बीच-बीच में इसमें वॉइस भी रेज़ किया है कि ईवीएम को बंद किया जाए और पहले जो वोटिंग सिस्टम, अब बैलेट पेपर सिस्टम से जो वोटिंग सिस्टम होता है, वो वोटिंग सिस्टम ही लागू किया जाए। ये हम लोग चाहते हैं। आज के वेबिनार में मैं यही अपना असम के ओर से, हम लोग का ये एरिया का ओर से हम लोगों ने इसका ज़िक्र किया है, इसको हम लोग डिमांड किया है। हमारा एक दोस्त है नित्यानंद दास, असम का है, गुवाहाटी का। इन्होंने हमेशा इसका खिलाफ बोलते किया है। आप लोगों को सोशल मीडिया में हो या इन्होंने अपना विचार रखा है
कि ईवीएम को बंद करें और बैलेट पेपर को लागू करें। मैं साथ ही आप लोगों को सबको धन्यवाद देता हूं, खास करके जो ये आरबीएम को चलाते हैं, तो उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने हमको एक बहुत गुरुभार दिया है। असम, मेघालय, अरुणाचल, नागालैंड और मिजोरम को चलाने के लिए मैं कोशिश करूंगा। मैं सबको, जितना जो साथी है, सब साथी से मैंने बात विचार किया, अपना विचार भी रखा है। इन लोगों से मोबाइल से या व्हाट्सएप में मैं मैसेज देके इन लोगों से बात विचार कर रहा हूँ, इसको कैसे विस्तार कर सके और ये करके इसको कैसे सुचारू रूप से चला सकूं, ये रखते हुए मैं आज का विचार, मेरा वेबिनार का जो बोलना था, मैं यही खत्म करता हूँ। नमो बुद्धाय। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। हेलो। हेलो। माननीय शिबू तालुकदार जी, आपको धन्यवाद। आपने विषय पर अपनी बात रखी और समय समय पर हम आपका और आगे समय लेते रहेंगे और आपको जो कार्यभार दिया गया है माननीय अध्यक्ष जी की तरफ से, हम बिल्कुल कामना करेंगे कि आप उसमें पूरी तरीके से अपना 100% देंगे। माननीय अब अगले वक्ता के रूप में मैं माननीय धम्ममित्र एच बोधनकर जी से, कर्नाटक से हैं, राष्ट्रीय महासचिव है। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि मेरी बात सुन रहे हैं तो कृपया अपने माइक को अनम्यूट करें और अपना वक्तव्य रखें। माननीय धम्ममित्र एच बोधनकर साहब जी। माननीय धम्ममित्र एच बोधनकर साहब जी, अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो अपना माइक अनम्यूट करें। माननीय धम्ममित्र एच बोधनकर जी, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो अपना माइक अनम्यूट करें सर। मैं अगले वक्ता के रूप में माननीय विजय बौद्ध जी, राष्ट्रीय महासचिव हैं, मैं उनको अगले वक्ता के रूप में चाहता हूं कि वो अपना उक्त विषय पर अपना प्रबोधन रखें। माननीय विजय बौद्ध जी। धन्यवाद संचालक महोदय। जी जी जय भीम सर। मेरी आवाज आ रही है महोदय? आ रही है सर, आ रही है। धन्यवाद सर। साथियों, जैसा कि आज रविवार के दिन वेबिनार का कार्यक्रम हमेशा चल रहा है हमारा, आज का विषय है, मैं अपनी बात रखने के पहले सभी संतों, गुरुओं और महापुरुषों को नमन करते हुए, आज हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय धर्म प्रकाश भारती साहब, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि धर्म प्रिय प्रशांत जी बौद्ध साहब, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, आ रही है सर? हाँ सर, आ रही है, थोड़ा नेटवर्क की समस्या। वो सर बीच में फोन आ गया था। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाले माननीय बादल सिंह बौद्ध साहब, राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष आरबीएम, और इस कार्यक्रम का संचालन करने वाले परम आदरणीय माननीय गौतम जी, राष्ट्रीय सचिव आरबीएम, एवं आरबीएम के देश के सभी आज के वक्तागण, राष्ट्रीय सचिव, महासचिव, और आज का जो विषय है, देश के समक्ष अनेक समस्याओं को निदान
हेतु 25 प्रकार के आंदोलनों की आवश्यकता। साथियों, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय धर्मप्रकाश भारती साहब ने इन विषयों पर चर्चा करने हेतु आज का कार्यक्रम का आज दूसरा भाग है। इससे पहले पहला भाग हो चुका है। साथियों, देश में अनेक समस्याएं हैं और उन समस्याओं का निराकरण भी है। जैसे कि भगवान बुद्ध ने कहा, दुख है तो दुख का कारण है और उस कारण का निवारण भी है। पर साथियों, हर किसी कार्यक्रम के लिए या आंदोलन के लिए एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होती है और वो प्लेटफॉर्म है हमारा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा। यह जो प्लेटफॉर्म मिला है हमें और जो दिशा निर्देश होता है हमारे को, उस दिशा निर्देश को हमें अक्षरशः पालन करना चाहिए। उसमें किसी प्रकार का व्हाट डू बट नॉट हमें नहीं लगाना चाहिए। होता है, हम लोग क्योंकि बुद्धिजीवी लोग हैं, हमारे मन में कई प्रकार के प्रश्न उठते हैं, तो उस प्रश्नों का निराकरण करने के लिए हमें पर्सनल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष जी से बैठकर फोन पे भी बात किया जा सकता है। साथियों, इस प्लेटफॉर्म के द्वारा देश में एक अच्छे वक्ता आएंगे और अच्छे कार्यकर्ता आएंगे और अच्छे अनुभवी और बुद्धिजीवी लोग भी आएंगे। इन आंदोलनों की जो समस्याओं के लिए हमें ग्रास रूट पर जाना होगा, निचले स्तर तक जाना होगा और जो संगठन के दिशा निर्देश है, उस दिशा निर्देश के अनुसार हमें संगठन में साथियों को जोड़ना होगा। साथियों, बाबा साहब का सपना था भारत को बौद्धमय बनाना। तो भारत को बौद्धमय बनाने के लिए हमें क्या करना है? तो उसके लिए एक विषय चाहिए और एक संगठन चाहिए। तो विषय और संगठन माननीय धर्मप्रकाश भारती साहब के द्वारा ये एक प्लेटफॉर्म बना के पेश कर दिए। साथियों, ये जो कार्य हम आज कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि इस कार्यक्रम से हमें कुछ फायदा मिलेगा, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी को बहुत फायदा मिलेगा। बाबा साहब का हम उदाहरण देते हैं, काशीराम साहब का हम उदाहरण देते हैं। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में इसके बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी को पता है कि कितना उन्होंने कष्ट उठा करके हमको इस जगह पर लाकर खड़ा किया। साथियों, बाबा साहब कहते थे कि मैं इस कारवा को यहाँ तक पहुंचाने के लिए मैंने बहुत त्याग और बलिदान दिया है। अब वो त्याग और बलिदान आप सबको पता है। मान्यवर साहब काशीराम को तो हमने देखा है और इस तरह से उन्होंने इस मूवमेंट को यहाँ तक पहुंचा दिया है। अब इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने की हमारी और आपकी जवाबदारी है। तो जवाबदारी यह है कि हमें अपने परिवार से ही अपने ही लोगों को तैयार करना होगा और जब तक हम अपने लोगों को ही तैयार नहीं करेंगे तो चुनौतियों का सामना कैसे करेंगे? आज देखिए आरएसएस इस देश में, उनका जो आदेश मोहन भागवत कर देता है उसको प्रधानमंत्री मोदी भी नहीं काट सकता। आज मोदी इतना प्राइवेटीकरण पूरे देश में कर दे रहा है, चाहे वो रेलवे हो, हवाई जहाज के जितने हो, और निजी क्षेत्र में ला करके खड़ा कर दिया है, पर कोई उन पर उंगली नहीं उठा सकता। क्यों? क्योंकि उनका जो संगठन है ऊपर के आदेश को फॉलो करता है और हम उसमें व्हाट डू बट नॉट प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। तो यही कारण है कि हम सक्सेस नहीं हो रहे हैं और सक्सेस होने के लिए हमको इस प्लेटफॉर्म के जरिए पूरे देश में लोगों तक पहुंचना है। तो ऊपर की दिशा निर्देश को पालन करना होगा, तभी इन चुनौतियों का हम सामना कर सकेंगे। ऊपर से जो आदेश मिल गया उसको बस कार्य करना है। साथियों, मैं बार बार कहता हूं कि मनुवादियों ने काल्पनिक को सत्य साबित कर दिया और हम सत्य को सत्य साबित नहीं कर पा रहे हैं। उसका मुख्य कारण है हम ऊपर के दिशा निर्देश का पालन नहीं कर पा रहे हैं। आज आरएसएस में हमारे ही लोग हैं, हमारे ही बहुजन समाज के लोग हैं,
वो 15% लोग हमारे 85% लोगों को लोभ लुभावने दे करके अपनी ओर मिला रहे हैं। हमारे लोगों को जानकारी न होने का भी एक कारण। तो साथियों, आरबीएम जो है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारे लोगों तक जा रहा है और एक अच्छा संदेश आ रहा है देश से। साथियों, चुनौतियां और जवाबदारी, ये दो बातें हैं जो साहब ने हमें 24-25 जो प्रश्नों में से विषय दिए हैं। साथियों, चुनौतियां तो हमारे आसपास है, हमारे परिवार में है, हमारे घर में है, हमारे हर कार्य में चुनौतियां हैं, लेकिन उन चुनौतियों को जवाबदारी के साथ निभाते हुए हमें अपने इस मूवमेंट के लिए काम करना है और इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए अपने घर का कार्य करने के बाद जो भी हमें खाली समय मिलता है, जो हमें जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी के अनुसार हमको कार्य करना है। अब देखिए, मुझे अभी नए साहब के आशीर्वाद से मुझे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया और साथ में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का प्रभार भी दिया गया। अब साथियों, ये चुनौती है मेरे लिए। मैं वहां के कुछ लोगों का मुकेश गौतम जी से और शशि मैडम जी से नंबर लिया, मैंने बात किया, बात तो कर रहे हैं, बोल रहे ठीक है साहब। तो मैंने उनको समय देना है और मैं सोच रहा हूं क्योंकि साहब ने मेरे को जो कार्यभार दिया है मैं उसको निभा पाऊंगा कि नहीं, इस पर इस चुनौतियों को सामना करते हुए जवाबदारी के साथ मुझे समय निकाल करके तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जाना होगा। तो साथियों, माननीय साहब ने कहा है, तमन्नाएं अगर सच्ची हो, दिल में तमन्नाएं अगर सच्ची हो तो मंजिलें बहुत मिलती है और दिल में बहाने हैं तो बहाने बहुत मिलते हैं। तमन्नाएं सच्ची हो, तमन्नाएं अगर झूठी हो तो बहाने बहुत मिलते हैं। मेरे भाइयों, हमें चुनौतियों का सामना करते हुए, क्योंकि हमारे आसपास हमारे देश में आज जो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए जो इन्होंने ये मनुवादी लोग जिस तरह से देश को निजीकरण में डाल रहे हैं, उसका मुख्य कारण है कि वो उस निजीकरण प्राइवेट कंपनियों में अपने ही लोगों को लेंगे और हमारे लोगों को बंधुआ मजदूर बना के रख देंगे और शुरुआत हो चुकी है। आज शिक्षा के क्षेत्र में ले लीजिए, सरकारी कर्म नौकरियों के इसमें ले लीजिए। आज मेरा भी बेटा इंजीनियर है, फर्स्ट डिवीजन पास हुआ है, वो मेरे को साफ शब्दों में कह दिया कि पापा नौकरियां है नहीं, अब हमें सिर्फ काम करना पड़ेगा। अब सोचिए, एक फर्स्ट डिवीजन फर्स्ट क्लास पास हुआ बी किया हुआ लड़का जब वो तैयारी करता है तो देखता है कि नौकरियां ही नहीं। अब साथियों, सोच लीजिए कि मेरे जैसे आज लाखों करोड़ों हमारे देश के बहुजन समाज के लोग हैं जिन्होंने लाखों रुपया खर्चा करके अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, अपने खून पसीने की जिंदगी भर की मेहनत का पैसा पूंजी को बच्चों को हम पढ़ाने में लगा देते हैं, लेकिन उन बच्चों को नौकरी नहीं लगती और आज 10,000 12,000 रुपये महीना में प्राइवेट कंपनियों में काम कर रहे हैं। तो इसका मुख्य कारण है साथियों कि हम जागरूक नहीं हैं और हम में से जो 4-5% जागरूक लोग हैं वो लोगों को जगा रहे हैं और यही एक प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा लोगों को तक हम पहुंच सकते हैं, क्योंकि लोगों तक पहुंचने के लिए कुछ ना कुछ विषय चाहिए। आज वेबिनार में हम बातचीत कर रहे हैं, हम विषय दिया गया है, इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। मेरे भाइयों, हम बहुत भी आज हमारा देश और हमारे बहुजन समाज के लोगों के लिए बहुत ही विपरीत परिस्थितियां आने वाली है और आ रही है और आ गई है। आज मनुवादी लोग जिस तरह से इस परिस्थिति विपरीत परिस्थितियां तैयार कर दिए, मेरे भाइयों, हम जिस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं उसी प्लेटफॉर्म में ईमानदारी से काम कर ले, समर्पण की भावना से काम कर ले। और साथियों, सबसे बड़ी बात तो यह है, किसी अर्थशास्त्री ने कहा है, अर्थ के बिना सब व्यर्थ है। तो भाइयों,
हम बहुजन समाज के लोग, जिसमें से 5 से 7% लोग, कुछ लोग नौकरी में हैं, कुछ लोग पेंशनधारी में हैं, कुछ लोग काम कर रहे हैं, जिसके पास जो व्यवस्था होती है, क्योंकि संगठन को चलाने के लिए अर्थ की बहुत जरूरत पड़ती है, तो इसलिए हमें अपने ऊपर के दिशा निर्देशानुसार कार्य करना है। और जो हमारे बुद्धिजीवी साथी हैं, जो हमसे दूर हैं, वो सब कुछ होने के बावजूद हमारे साथ नहीं जुड़ना चाहते हैं, तो उनको हम पास में बैठ करके इस हकीकत से वाकिफ कराना होगा। कारण ये है क्योंकि वो जान करके भी अनजान है। खासकर मैं बुद्धिजीवियों के लिए कहना चाहूंगा, वो जान कर भी अनजान है। वो कहते हैं कि यार छोड़ो, हमें क्या करना है, हमारा तो भला हो गया, हमारे बच्चे तो पढ़ लिख लिए, हमारे बच्चे तो नौकरी कर लिए। लेकिन मैं इन लोगों को कहना चाहता हूं कि और भी लोग हैं जो बेरोजगार हैं। चलिए, आपका भला तो हो गया, लेकिन आपके आने वाली पीढ़ी का भला करने के लिए हमें तैयारी तो करना पड़ेगा। बाबा साहब ने जो तैयारी किया उसका फायदा हमें मिल रहा है। आज हम अपनी पुरानी पीढ़ियों को देखते हैं तो देख करके जो हम याद करते हैं तो उससे हम डर जाते हैं। मेरे भाइयों, हमारे आने वाली पीढ़ी का भी वही हाल होने वाला है। अगर हमारे कुछ जो बुद्धिजीवी लोग हैं, 5% 10%, उनको खुल करके सामने आना होगा, और वो नहीं आ रहे हैं तो हमको उनको बताना होगा। साथियों, हम काशीराम साहब को सुने हैं, पढ़े हैं, और उनके केडर अटेंड किए हैं। जो मैं 50 से ऊपर, 40 से ऊपर जो साथी हैं, उनको कहता हूं जो काशीराम साहब के केडर सुने हैं। और हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष परम आदरणीय भारती साहब तो दूसरे काशीराम बन चुके हैं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। जिस तरह से इस देश में ये 25 आंदोलनों का विषय रखे हैं, और जिस तरह से प्रश्न समय समय पर विषयानुसार हमें दिशा निर्देशित करते हैं, तो हम काशीराम साहब को तो दोबारा ला नहीं सकते, लेकिन हम काशीराम साहब को किसी न किसी भी बुद्धिजीवी को उनके रूप में देखना होगा। पर किसको देखना होगा? जो हमें दिशा निर्देश करता है। मेरे भाइयों, जितने भी हमारे संत गुरु महापुरुष हैं, उन्होंने जो आंदोलन किया है वही हमारे पास खजाना है। उन महापुरुषों को हम उदाहरण तरह और उनके मार्गदर्शन मार्ग पर चलने और चलाने का कार्य करने का हमें जो जिम्मेदारी दी गई है, उसे अक्षरशः और ईमानदारी से हमें करना होगा। साथियों, क्योंकि समय 10 मिनट का है और मेरे ख्याल से मेरा समय हो गया है। बोलने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम समय समय पर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनते हैं। बस उसे सुनकर अक्षरशः हमें पालन करना होगा। मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय काशीराम, जय संविधान। धन्यवाद माननीय विजय बौद्ध जी। आपने चुनौती व जवाबदेही पर बहुत अच्छा वक्तव्य रखा, और हम आशा करते हैं आप हमें ऐसे ही समय समय पर मार्गदर्शित करते रहेंगे। और जैसा आपने माननीय काशीराम जी के शब्दों में बताया कि तमन्ना सच्ची हो तो रास्ते निकल आते हैं, और तमन्ना झूठी हो तो बहाने निकल आते हैं। जो 25 पॉइंट हैं, मैं समझता हूं जो 25 बिंदु दिए गए हैं, जिस विषय पे दूसरी वेबिनार हो रही है, दूसरा भाग, वो अपने आप में धम्म का ही कार्य। अगर उसको कनेक्टिविटी सही तरीके से जोड़ा जाए तो वो धम्म का ही काम, ये कार्य 25 बिंदुओं के तरफ से किया जा रहा है। जैसे मैं एक 25 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने कहा था कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी सोशल डेमोक्रेसी के बिना कामयाब नहीं होती। तो जैसा महाराष्ट्र में फूले साहू और अंबेडकर जी ने 108 साल संघर्ष किया, वहां ये नतीजा निकला कि वहां पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में उन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन सोशल डेमोक्रेसी में उन्होंने जितना किया वह उसका ही ये सब परिणाम निकल के आया कि जितना वो करना चाहते थे वो बाद के लोगों ने क्या कर दिया उसका।
तो ये 25 बिंदुओं के माध्यम से भी हमें ये माननीय अध्यक्ष जी ने आगाह किया है और हमें इस पे चिंतन मनन और पूरी तरीके से सोचना और विचार करना है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए और मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे अगर माननीय सिद्धार्थ सन्ना जी जुड़ गए हों तो मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो अपना माइक अनम्यूट करें और अपने वक्तव्य रखें अगर वो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं। अगर माननीय धम्म मित्र एच बोधनकर जी भी अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो वो भी अपना माइक अनम्यूट करें। अगर ये दोनों साथी अगर नहीं जुड़े हैं किसी कारणवश तो मैं आज के मुख्य अतिथि आरबीएम के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय धम्म प्रिय एमआर प्रशांत जी से अनुरोध करता हूं कि सर आए और हमें मार्गदर्शित करें। हेलो सर, जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। जी 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 हाँ बोधनकर सर, सर। बोधनकर बोल रहा हूँ सर। हाँ जी जी सर। हाँ सर, जय भीम सर। सर आप अपनी हाँ बात सर। रखिए सर। हाँ सर। आज के जो कार्यक्रम के विषय है, हमारे सामने रहे हुए चुनौतियां और हमारे कर्तव्य के बारे में बोलने के लिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष माननीय बौद्ध जी मुझे मौका दिया है। साथ ही साथ मुझे 4 स्टेट का प्रभारी जो बनाया है, उसके दरमियान मैं सभी बीएसआई के पदाधिकारियों को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और कल जैसा कि मैं छत्रपति शाहू जी महाराज का जयंती के अवसर पर बहुत वक्तव्यों को मैं सुना और तो बहुत खुशी भी लगा। जैसा कि मुझे याद आ रहा था कि मान्यवर कांसीराम साहब जब शाहू महाराज के बारे में बोलते थे, बहुत करीबी से मैं सुना है साहब को, तो मुझे याद आ रहा था कि साहब का जो बताए हुए छत्रपति शाहू जी महाराज का बारे में फिर रिमाइंड करे, मुझे बहुत खुशी हुआ। तो आज का जो हमारा सामने चुनौती बहुत खतरनाक दिन अभी हम सामने कर रहे हैं। अभी कोविड के समय में बीते 2 साल में ये बहुजन समाज के लोग अभी अतंत्र स्थिति में अभी रहे, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि बाबा साहब के कारनामा के वजह से दिए लगता है उनका नेटवर्क प्रॉब्लम है, वो शायद रास्ते में भी सर जा रहे हैं। जी सर। जी हाँ, तो 2% जो लोग ऑफिसर बन गए, कई लोग एम्प्लॉय बन गए हैं, वो लोगों का अभी रिटायर्ड होके पेंशनदार हो रहे हैं। और आगे आने वाले पीढ़ी को नौकरी नहीं मिलने का जो वातावरण निर्माण हो रहा है, तो 1992 से जो सरकार जो नीतियां बनाई हैं प्राइवेट रिजर्वेशन इन प्राइवेट का, ये बहुत ही खतरनाक का आने वाले दिन में होने वाला है। तो हमें हमारा सामने ये बहुत बड़ा चुनौती है। ये सरकार जो नीति ला रही है, ये जो मनुवादी सरकार जो नीति ला रही है, तो बहुजन समाज को ध्यान में रखकर वो लोगों को वो लोगों को जो इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और धार्मिक रूप से वो लोगों को पीछे ढकलने का ये कोशिश मनुवादी लोग जो कर रहे हैं, तो हम बहुत सख्त रहना बहुत जरूरी है। जो पहले से ही जब बाबा साहब थे उस जमाने से अभी जब कांसीराम साहब पूरे जो मनुवाद का तो नस नस वो मालूमात करके हमको जो बताया, हम बहुत सख्त रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आने वाले दिन में भी अगर ये मनुवादी लोग ऐसे ही सत्ता में अगर बैठे, तो हमारे पूरे जो
बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान में जो हमको हक और अधिकार दिया, वो हक और अधिकार पूरा मिटाने का काम जो हमारे मनुवादी लोग, इंडिया के रहने वाले लोग कर रहे हैं। तो इसलिए हम बाबा साहब के अनुयायी, मान्यवर साहब कांसीराम साहब के अनुयायी लोग, हम लोग बहुत ही सख्त रहना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं बता रहा हूँ, तो हमारा जो कर्तव्य है वो खूबी से हम और बहुत नियति से हम निभाना बहुत जरूरी है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, जब हमारे मूवमेंट को, मान्यवर कांसीराम साहब के मूवमेंट को और बाबा साहब के मूवमेंट को जब भी हम देखते हैं पीछे मोड़ कर, तो एक एक बार हमको बहुत डर लगता है। क्योंकि साहब का मूवमेंट, बाबा साहब का मूवमेंट अभी लेके जाने वाला कोई नहीं है। क्योंकि वस्तुतः स्थिति अब का जो वातावरण है, मूवमेंट इंडिया में, भारत में डाउनफॉल होने का जो दिख रहा है, ये बहुत ही डर होने का जो वातावरण निर्माण हुआ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है, बीएसआई मैं 2-3 वक्तव्य सुनने के बाद बीएसआई का जो मेन थीम है, जो मेन गोल है, मेरे ख्याल से, मेरे शायद ऐसा लग रहा है कि मान्यवर कांसीराम साहब का जो गोल, जो एम, जो मूवमेंट है, वो आगे बढ़ाने का काम शायद कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं, क्योंकि कई बार मैं साहब को सुना, कई बार मैं कांसीराम साहब को सुना, जब भी कर्नाटक और गुलबर्गा आते थे, मैं साहब का साथ रहे सो आदमी हूँ। इसके बारे में मुझे बहुत ही ये चिंता है। तो साहब के जो कारवां को आगे बढ़ाने के लिए मैं भी जी जान बस से मैं आपके साथ रहूंगा और मूवमेंट के साथ रहूंगा, बीएसआई के साथ रहूंगा। क्योंकि साहब जब बोलते थे, तमन्ना सही रहे तो रास्ते अपने आप निकलता है, तो बोल के साहब जब भी बोलते थे कभी भी, तो इसलिए मुझे याद आता है कि हमारा जो जिम्मेदारी है, हमारा जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी हम बहुत नियति से हम निभाएंगे बोल के मैं आपके सामने मैं बोल रहा हूँ। जो कुछ भी आप 4 स्टेट का जो आप हमको जो जिम्मेदारी दिया है, मैं एक 15 दिन में पूरे चारों स्टेट का मैं ऑलरेडी कांटेक्ट में हूँ लोगों से। अभी एक मीटिंग, जूम मीटिंग करके वो लोगों का एक राय लेके मैं स्टेट कमेटी बना के, स्टेट जो इंचार्ज बना के, स्टेट सेक्रेटरी बना के आपको पूरा रिपोर्ट मैं सौंप देता हूँ। मैं मुझे बात करने का जो मौका दिया, मैं सभी बीएसआई कार्यकर राष्ट्रीय कार्यकारिणी को और सभी पदाधिकारियों को मैं धन्यवाद करते हुए मेरा 2 शब्द मैं यही खत्म करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय कांसीराम। सर धन्यवाद सर सर। सर सर जय भीम। जी, जय भीम सर, जय भीम। जय भीम। धन्यवाद सर। ओके ओके ओके। माननीय बोधनकर साहब, हाँ हमारा शॉर्ट में नाम है आरबीएम, बीएसआई नहीं है। आपसे निवेदन है आरबीएम ही हाँ बोले। ठीक ठीक है सर, ठीक है। बीएसआई नहीं, आरबीएम, ओके राष्ट्रीय ओके, बौद्ध थैंक यू। भाषा। जी जी, ओके ओके ओके। धन्यवाद सर। मैं अब कुछ लोगों के अभी मैं स्क्रीन पर देख रहा था, मैसेज में था कि सभी साथियों को 1-1 मिनट बोलने का मौका दिया जाए। तो मैं उन साथी से कहना चाहता हूँ कि वो जो भी बोलना चाहते हैं, जो भी बात अपनी रखना चाहते हैं, वो अपना मोबाइल नंबर केंद्रीय कार्यालय का बार बार हर मीटिंग में दिया जाता है, तो वो वहाँ फोन करके अपना नाम लिखवा सकते हैं। ऐसा मैं समझता हूँ, समझ गए होंगे कि ये ऐसे प्लेटफॉर्म पे अगर 1-1 मिनट सबको दे दिया जाएगा तो खिचड़ी पक जाएगी, वो चीज़ नहीं है। तो सबसे अनुरोध है कि अगर कोई बात अपनी रखनी है, वो केंद्रीय कार्यालय को फोन करे, सर विधिवत आपका समाधान हो। ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಸರ್, ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಇತ್ತು, ಇವತ್ತು ಸರ್. सर हाँ सर, ಅವ್ರು यूपीದವ್ರು सर ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿರೋ ಒಂದು. बोधनकर जी अपना माइक अनम्यूट करें सर। हाँ ठीक है, ठीक। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे मुख्य अतिथि आरबीएम के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय धम्मप्रिय एम.आर. प्रशांत जी से अनुरोध करता हूं कि सर वो आए, अपना माइक अनम्यूट करें और
प्रबोधन करें और हमें सर नई नई जानकारियों से अवगत कराएं। माननीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी। धन्यवाद संचालक जी, हमारे युवा साथी, ऊर्जावान साथी योगेश गौतम जी। आज सर्वप्रथम शांति के प्रवर्तक महाकाल तथागत गौतम बुद्ध तथा परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को त्रिवार वंदन करते हुए और हमारे मानव समाज में समय समय पर जन्मे सभी महापुरुषों को पुष्प श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए और हमारे जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, हमारे महासचिव और हमारे जूम पर जो जुड़े हुए हैं, सभी को मेरा सप्रेम जय भीम, नवोदय। और हमारे मार्गदर्शक जो हमारे आदरणीय धम्म प्रकाश बाते सर को मैं तहे दिल से कृतज्ञता जाहिर करता हूं। और इस घड़ी में हम लोग हैं जो हमें फॉरवर्ड एवर बैकवर्ड नेवर, समय बहुत कम है और हमें बहुत कुछ काम करने का। और इसी तरह हमारे 25 बिंदु के ऊपर आज बातचीत चल रहा है और सबसे बड़ी बात है हमारे संविधान के ऊपर भी जो खतरा है, इसको निपटने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। तो अभी हम बहुत सारे साथियां जो है बहुत दुविधा में हैं। जो ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जो है ये कौम यानी धम्म का काम कर रहे हैं या नहीं, तो ये चीज जो है, तो बात ये है, तो बाबा साहब ने बहुत सरल भाषा में समझाए थे, जो कि बहिष्कृत हितकानी सभा में जो एजुकेट एजुकेट ऑर्गेनाइज यानी शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। तो इसी तरह बुद्ध धम्म संघ जो है, तो इसको भी हम ठीक से जानना चाहिए। और हमारे बार बार जो राष्ट्रीय आचार्य साहब हमारे किशोर इंजीनियर किशोर बुद्ध अब समझाते हैं कि ये कोई स्पिरिचुअलिज्म नहीं है, इसमें स्पिरिचुअलिज्म नहीं है और ये है सामाजिक सिद्धांत है, बुद्ध के सामाजिक सिद्धांत। और इसके बारे में जैसे 4 दिसंबर 1954 में रंगून में बाबा साहब सब क्लियर कर दिए थे। तो ये हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी, इसलिए कि तो बुद्ध की सामाजिक और नैतिक शिक्षा पर बल देना जरूरी है। मैं इसे इसलिए जोर देकर कहता हूं क्योंकि ध्यान, साधना और अभिधम्म को महत्व दिया जा रहा है। भारतीयों को इस प्रकार से बुद्धिज्म बताना हमारे हित की दृष्टि से घातक है, स्पष्ट कर दिए। तो अगर बार बार मैं ये बोलता हूं कि अगर कोई समुद्र में जाने का है तो ये जहाज की जरूरत होता है, और वो जहाज है हमारे मुक्तिदाता परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। तो जब हम उनके ऊपर शक कर रहे हैं तो हम आंदोलन को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। और इसलिए माननीय काशीराम साहब हमेशा बोलते थे, फर्स्ट थिंक देन रीथिंक देन एक्शन देन पेशेंस। तो इसके बारे में हमको ठीक से अनुभव करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, फिर दोबारा बार बार सोचना पड़ेगा, फिर काम करते रहेंगे और फिर धैर्य बहुत जरूरी है। तो इस बात में जो हमारे कृषि कानून जो पहला जो पॉइंट था, कृषि कानून के ऊपर बदलाव की आहट, तो ऐसे देखें तो ये रूट से लेकर फुट तक पहुंच गए हैं और बहुत बड़ा षड्यंत्र साजिश चल रहा है। तो रूट बोलने से ये सांस्कृतिक जो संगठन है इसी में शुरू करके जाकर फुट में पहुंच गए हैं। तो बहुत सारे ऐसे भी बोलते हैं कि हमारे जो मार्गदाता या हमारे मार्गदर्शक हमारे आदरणीय धर्म प्रकाश साहब जो एक पॉलिटिकली करियर से अभी धर्म का प्रचार कर रहे हैं, तो ये कोई राजनीतिक तो नहीं है, इसके बाद में कोई राजनीतिक पार्टी तो नहीं बना रहे हैं। ऐसे बहुत कई प्रश्न आए हैं और बोलते रहते हैं। तो ये बात वो कभी ये नहीं सोचते हैं कि जब आरएसएस बना तो आरएसएस से पहले जो विदर्भ का महासचिव था डॉक्टर बलिराम हेडगेवार, उन्होंने सोचा था कि नहीं मैं अपना संस्कृति का पुनर्जीवित करूंगा और देश भर में इसका प्रचार करूंगा। तो इसीलिए उन्होंने एक कुछ 15 युवा
अपने उनके ब्राह्मण समाज के, चित्पावन ब्राह्मण समाज के, तो नागपुर का महाल में वो बैठक किया और उसके बाद एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बनाया। और जब उनको पूछा गया, आप तो इतने बड़े पद पर है, विदर्भ के महासचिव हैं, और आपने इतने बड़े जो कांग्रेस पार्टी का होते हुए फिर एक संगठन का करने का क्या जरूरत है? तब उन्होंने बोला था कि नहीं, ये संगठन जो है मैं अपना सांस्कृतिक पहचान के लिए, हिंदुत्व के लिए, तो इसलिए जब हम अपना जो विचारधारा जो है इसको हम खो बैठते हैं। जैसे बाबा साहब ने क्या क्या बोले थे, कहा था, भारत का इतिहास दूसरा तीसरा कुछ ना होकर बुद्धिज्म और ब्राह्मण्य के बीच का संघर्ष है। तो ये संघ आंदोलन का मतलब संघर्ष हम कर रहे हैं इस बिंदुओं पर, ये समस्या है। तो ये समस्या के लिए हम जैसे धम्म बोलते हैं, धम्म का मतलब है दुख से मुक्ति और परम सुख प्राप्त करने का मार्ग जो है, एजिटेट, संघर्ष। जो दुख को दुख की तरफ नहीं समझ पाएगा तो दुख को दूर नहीं कर सकता है। तो ये एहसास, जैसे बाबा साहब बोलते थे, गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, फिर देखो वो अपने जंजीरें खुद तोड़ डालेंगे। गुलाम, तुम गुलाम हो इसलिए बगावत करो। तो ऐसे देखने से इन्होंने बहुत कुछ इंफॉर्मेशन ऐसा कर रहे हैं कि हमारे जो 3 कृषि कानून के दूरगामी परिणाम क्या होंगे इसके ऊपर। तो ज्यादातर हमारे जो आबादी वाला जो मध्य प्रदेश का बात में बोल रहा हूं, तो पूरे देश के किसानों में आत्महत्या की, उनमें से आधे से अधिक किसान मध्य प्रदेश के हैं। और उन्होंने जब बगावत कर डालेंगे तो वो देश भर में खलबल मच जाएगा। तो इससे पहले ये जो यहाँ के जो कृषि मंत्री थे, कृषि राज्य मंत्री संजीव बलियान के द्वारा राज्यसभा में दी गई जानकारी के अनुसार सन 2011 देश में 2444 किसानों ने आत्महत्या की। उसमें 1323 किसान मध्य प्रदेश के हैं और दूसरे क्रमांक पर महाराष्ट्र में 608 किसानों ने आत्महत्या की। सन 2012 और 2013 की जानकारी मध्य प्रदेश ने केंद्र को नहीं भेजी है। यानी ये पावर में रहकर प्रोग्रेस चेक कर रहे हैं। हमारे जो बहुजन मूल निवासी हैं ये आगे ना बढ़ सके और हमारे जो षड्यंत्र को, साजिश को ये समझ ना सके। तो ऐसे करके 2012 में महाराष्ट्र में 642 और 2013 में 407 आत्महत्या किसानों ने की। आंध्र प्रदेश में 2011 में 303, 2012 में 178 और 2013 में 40 किसानों ने आत्महत्या की। कर्नाटक में 2011 में 107, 2012 में 60 और 2013 में 9 किसानों ने आत्महत्या की। पंजाब में 2011 से 81 किसानों ने आत्महत्या की। इस राज्य में से तो मध्य प्रदेश की तरह 2012 और 2013 की जानकारी नहीं भेजी है कि ये जो किसान जो है, जो 70% ये हमारे देश का रीढ़ है। इन्होंने इतना बड़ा महत्व आंदोलन कर रहे हैं तो हम बेहोश पड़े हुए हैं। तो हमारे जो अनाज देने वाले, दाना डालने वाले, तो इन्होंने जब बगावत छेड़ी है एक समस्या। तो कल हमारे मार्गदर्शक धर्म प्रकाश भारतीय सर बता रहे थे, तो हमको अपन किया जा रहा है और अपन कैसा किया जाता है वो भी बताए। तो एक दाना डालते रहेंगे और पर निकालते रहेंगे, लेकिन हम बेहोश खड़े रहेंगे दाना के पीछे। तो इसी तरह इस दाने के पीछे जा रहे हैं और इतना बड़ा साजिश को हम ऐसे साजिश को भी हम नजरअंदाज कर दे रहे हैं। तो इसलिए जैसे कि बीमारू राज्य बिहार और राजस्थान में ने इन 3 वर्ष में कोई भी आत्महत्या नहीं हुई, ऐसे बोलते हैं। उत्तर प्रदेश में 2013 में केवल 1 किसान ने आत्महत्या की। यानी उत्तर प्रदेश में समस्या बहुत बड़ी हमारे लोगों के ऊपर ज्यादा है। गुजरात, हिमाचल प्रदेश, आसाम, गोवा, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और झारखंड में इन 3 वर्ष में एक भी किसान ने आत्महत्या नहीं की। ऐसे इन्होंने खबर में जो मीडिया के ऊपर गोदी मीडिया, मोदी मीडिया ने हमेशा प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो कैसा हो रहा है, बार बार हमको समझना बहुत चाहिए, समझना बहुत जरूरी है। तो ये जो बदलाव की आहट तो हम चाहते हैं ये कंटेक्चुअल हो जाए,
यानी बधुआ मजदूरी बन जाए। बाबा साहब ने संघर्ष करके इनको जो अधिकार दिए थे वो छीन दिया जाए और हमारा संविधान जो है खतरे में आ जाए। तो उस तरह जो हम तो पहले से खतरे में तो है। हमारे माननीय साहब ये हमेशा बोलते हैं कि अगर बिना छुए बिना टच किए ये जो आर्टिकल है इनको अमेंडमेंट कर देंगे ये लोग, हम जान भी नहीं पाएंगे, फिर संविधान का जयकार करते रहेंगे। इसी तरह बहुत बड़ा साजिश भी हुआ था। हम जानते हैं जो हमारे 42वां संशोधन में इन्होंने क्या किए थे। 42वां संशोधन में इन्होंने एक जोड़ दिए थे जो कि जो हमारे अधिकार संपन्न, जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े थे। यानी धर्मनिरपेक्ष मतलब बाबा साहब धर्मनिरपेक्ष से नहीं जोड़े थे। इसका मतलब क्या है कि जो सेकुलरिज्म, सर्वधर्म समभाव, सर्वधर्म समभाव कैसे हो सकता है? तो सर्वधर्म के बराबर, एक तो जो है जो एक जात भेद मानने वाला और दूसरा जो है कि ये समता चाहने वाला। तो जो कि उनके आखिरी स्पीच नवंबर में सारनाथ में बाबा साहब बोले थे, लोकतंत्र और मनुवाद के भी एक साथ चल नहीं सकता है। यानी इन्होंने अमेंडमेंट करके बहुत बड़ा काम। तो ये साजिश है, ये साजिश को समझना पड़ेगा। जो समाजवादी शब्द जो जुड़े, यानी ये आज तक समाजवादी हम बन नहीं पाए हैं। एक समाज जो कहा जाता है, हम भारतीय समाज आज तक बन नहीं पाए हैं। इसलिए बाबा साहब बोलते थे कि अगर दुख और क्रूरता भी संघर्ष करना है तो मैं समाजवादी हूं, और वर्ग और छड़ी कला करना तो मैं समाजवादी नहीं हूं। तो ये जो है हमारा आरबीएम, ये एक नॉलेज यूनिवर्सिटी है। हमारे अनुभव जो है ये अभी अगर हमारे आदरणीय जो हमारे धर्मप्रकाश भारती, आज हम जो खोए हुए थे माननीय काशीराम साहब को, तो आज हमारे सामने हमारे आदर्श के रूप में, हमारे प्रेरणा स्रोत के रूप में जब विराजमान है और हमको आगाह कर रहे हैं, फिर भी हम वो दुविधा में हैं। तो ये इतना बड़ा जो शायद हम नहीं सोच पा रहे हैं। तो सोचने के लिए हमको पॉजिटिव थिंकिंग होना भी जरूरी है। जैसे तो सब पाप सकरणम कुशल संपदा सचित्त पर्यदपनम एतम बुद्धान शासन। सब पाप से यानी कुशलम, पॉजिटिव थिंकिंग लाए, सकारात्मक हम बातें सोचे। नकारात्मक क्यों सोच रहे हैं? तो हमको नकारात्मक की जरूरत नहीं है, हमको ठीक से समझना चाहिए। और हमेशा हमारे आरबीएम में कहा जाता है, आज देश में 1% लोग भी, 1% के लोग भी वो संविधान पढ़ते नहीं या जानते नहीं है। तो संविधान जानना बहुत जरूरी है। बाप की संपत्ति में, बाप की दौलत में कि हमेशा औलाद का अधिकार होता है, लेकिन हमारे बाबा साहब ने संविधान लिखे हैं, लेकिन हम उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। तो बाबा साहब के कहने के मुताबिक समता के बगैर स्वतंत्रता, यानी कुछ लोगों का बहुसंख्य के लोगों पर प्रभुत्व निर्माण करना है। स्वाभाविक रूप से अस्तित्व में नहीं रहेगी। यदि राजनीतिक लोकतंत्र के मूल में सामाजिक लोकतंत्र का आधार नहीं है तो वो अधिक समय तक बना नहीं रह सकता। तो इसी तरह ये जो बिंदु, तो इस जो पॉइंट के ऊपर हम बातचीत कर रहे हैं। और देश में जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, हमारे जो महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव जो उड़ीसा के माहेश्वर सांडे जी ने जो घरेकरण, यानी हम कैशलेस सोसाइटी जो समझा रहे थे, धनहीन, हमको धनहीन बनाना चाहते हैं। यानी जैसे कहा जाता है दरिद्रता सबसे महारोग है। ये बीमारी, ऐसा बीमारी उगांडा का जैसा हो जाएगा, अफ्रीका के जैसा। इथियोपिया में आज देखिए उन्होंने ऐसे भी गरीबी में संडास भी खाना शुरू कर दिए। तो इसी हालत में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, मजबूर। तो ऐसे मजबूर में हमको जो दाना देंगे, दाना को हम समझते रहेंगे। तो ये बिंदुआ जो है, बिंदु के ऊपर हमें बहुत करना है और लोकतंत्र को बचाना बहुत जरूरी है। इसलिए तो बाबा साहब ने 26 जनवरी 1950 को ये बात बोले थे, हम एक
विसंगति युक्त जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में हमारे पास समता होगा, परंतु सामाजिक और आर्थिक जीवन में विषमता रहेगी। राजनीति में प्रत्येक को एक मत और प्रत्येक मत का समान मूल्य, इस तत्व को मान्यता देंगे, परंतु हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन में सामाजिक और आर्थिक संरचना के कारण हम प्रत्येक व्यक्ति का समान मूल्य, इस तत्व को नकारते रहेंगे। ऐसे परस्पर विरोधी जीवन में हम और कितने समय तक रहेंगे? हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम कितने समय तक समता नकारते रहेंगे? यदि हम इसे अधिक समय तक नकारते रहे तो हम अपने राजनीतिक लोकतंत्र को धोखा निर्माण करेंगे। इस विरोधाभास को हमने जितना जल्दी हो सके दूर करना चाहिए, अन्यथा जो विषमता का दुष्परिणाम भोग रहे हैं वो इस समिति द्वारा बड़े परिश्रम से निर्माण की गई इस राजनीतिक लोकतंत्र की संरचना को ध्वस्त कर देंगे। तो ये बात को हमको एहसास करना पड़ेगा, और इसलिए तो हमेशा हमारे कहा जाता है रीडर आर लीडर, बार बार इसके ऊपर हमको अध्ययन करना पड़ेगा। और हम लोग पागलों की तरह बहुत बार ये कहा जाता है कि ये जो वेबिनार ज्यादा नहीं होना चाहिए। अरे ये तो अटैचमेंट है, जैसे कि लोग तो ज्यादा ये यानी टीवी ये देखने में ज्यादा महत्व देते हैं, लेकिन इसको हमको ज्यादा महत्व देने का है। तो मीडिया जो है, ये मीडिया भी ऐसा काम कर रहा है, और मीडिया जो है हमारा नहीं है। माननीय काशीराम साहब ने बहुजन संगठन बनाए थे, तो उस बहुजन संगठन के जरिए संगठक जो पत्रिका के माध्यम से हमें सभी जानकारियां बारीकी से हमें आती थी, और क्या साजिश चल रहा है, क्या षड्यंत्र हो रहा है, ये मालूम पड़ रहा था। तो भारत के जो गुप्तचर सबसे बड़े माफिया है, तो जैसे ब्रिगेडियर सामंत ने बोले थे कि शिवाजी इंटरप्रियर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित रिथिंकिंग इंडियन इकोनॉमी, इस विषय पर बोलते हुए ब्रिगेडियर सुधीर सावंत ने कहा कि भारतीय गुप्तचर सबसे बड़े माफिया है। माफिया सारे विश्व पर राज करते हैं, अब वो भारत पर भी राज कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वो सेना के गुप्तचर विभाग में काम करते थे, इसलिए उन्हें भारतीय गुप्तचर के बाबत जानकारी है। उन्होंने हैदराबाद बम कांड का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस दिन हेलीकॉप्टर खरीदी घोटाले पर संसद में चर्चा होने वाली थी, उसी दिन हैदराबाद में बम कांड करवाया गया, जिसमें घोटाले पर चर्चा होने के बजाय बम कांड पर चर्चा हुई। ऐसे करके हमको ज्यादा भारत पाकिस्तान, ये पाकिस्तान के बारे में डाइवर्ट किया जा रहा है, लेकिन हमारे मुद्दे से हमको हमेशा वंचित किया जा रहा है। हम अपने मुद्दे के बारे में समझ नहीं सके। हमें कहा जाता है पाकिस्तान ने ये किया, वो किया। अरे भाई, पाकिस्तान तो अपने देश के बारे में सोचता है, हमको तो अपने देश के बारे में सोचना चाहिए। हमारे देश प्रेमी जो होने का जो हम भावना करें, तो ये हमको करना बहुत जरूरी है। तो ये लोकतंत्र को बचाने के लिए हमको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुसार लोकतंत्र सरकार का वो रूप और पद्धति है जिससे बगैर रक्तपात के लोगों के सामाजिक और आर्थिक जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाए जाते हैं। बाबा साहब के अनुसार सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के बगैर राजनीतिक लोकतंत्र अर्थहीन है। सामाजिक लोकतंत्र राजनीतिक और आर्थिक लोकतंत्र का आधार है। सामाजिक लोकतंत्र ये एक जीवन मार्ग है जो समता, स्वतंत्रता और बंधुता को जीवन तत्व के रूप में मान्यता देता है। और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हमें चाहिए, यानी विषमतावादी व्यवस्था। बाबा साहब ने 3 दुखों के बारे में चर्चा की है, और ये जो अभी सामने करंट टॉपिक है, इसके ऊपर जब चर्चा कर रहे हैं, अरे धर्म को बौद्धमय करना है भारत को, तो बौद्धमय जब हम ये जो है बाबा साहब का सोच था एलाइटेड इंडिया, प्रबुद्ध भारत बनाने का। हम हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, हम सोच नहीं रहे हैं। और भी बहुत सारे बोलते हैं अरे माननीय काशीराम साहब को छोड़िए, इन्होंने राजनीति की थी। और माननीय काशीराम साहब ने राजनीति के देश में सम्राट अशोक का शासन लाना चाहते थे। आज भी हम अपने जिन्होंने मार्गदाता है देश भर में कोने कोने में बाबा साहब को पहुंचाए, नहीं तो आज बाबा साहब को कोई जानने वाला नहीं था। आज भी कुछ एरिया में है, मैं अपना उड़ीसा का बात बोल रहा हूँ, तो एक बार मैं एक शहर में यहाँ पर टाउन का बात बोल रहा हूँ,
तो हम वहाँ एक मीटिंग किए। अब मीटिंग करने के बाद जब बाबा साहब को बोला तो हमें क्या मिला, तो एक भाई ने खड़ा कर बोला, बाबा साहब इतना बड़ा आदमी है, उनको थोड़ा लेके आना, हम उनका यानी फूलों माला से स्वागत करेंगे। आज भी जानते नहीं, हम पहुंचा नहीं पाए हैं। एक बार मैं कैलेंडर लेकर गया था एक बस्ती में, तो वहां जब लिया तो एक साथी एक आदमी से पूछा, आप इसको जानते हैं, ये कौन है? हाँ जानता हूँ, ये कौन है? तो उसके बाद वो आदमी ये हाँ बोलो तो कौन है? हाँ डॉक्टर, क्या नाम है पूरा नाम? डॉक्टर अनिल कपूर। वहां बोले कि बाबा साइकिल क्या? आज तक भी हमको लोगों के पास पहुंचाना है। ये अहिंदी एरिया में खास तौर पर जहां अनपढ़ है, साहित्य नहीं है, वहां लोगों के पास हम जमीनी तौर पर काम करने का है, हम जी जान लगाकर काम करने का है और जिम्मेदारी के साथ काम करने का है। तो इसलिए ये जो है कोई धम्म का मतलब ये मामूली बात नहीं है सीमित होने का। यानी जिस समाज का 5 शक्ति ना हो वह समाज कभी आगे बढ़ नहीं सकता है। तो शक्ति पैदा कर, संघर्ष से शक्ति पैदा होता है। और शक्ति जो किस बात में हम संघर्ष करेंगे, जो संगठन का मतलब बोलते ये एक संगठन है, अरे भाई मैं बोलता ये संगठन नहीं है भाई, संगठन माने ये अपने महापुरुषों के, ये जो है हमारे महापुरुष जितने भी हैं सब एक शक्ति विशेष है, विचार विशेष है, ये अनुष्ठान विशेष है, ये संघ विशेष, इनकी विचारधारा को हमको जन जन तक पहुंचाने का माध्यम ये है हमारा। ये हम जन जन तक पहुंचाए, इस माध्यम से हम जानकारी लेकर हम प्रचार प्रसार करें और प्रचारक बने, मिलजुल कर रहे। ये तो बात है। तो बाबा साहब क्या बोलते थे कि जब मैं जिंदा हूं तो आप आपस में लड़ते रहते हो, तो जब मेरे मरने के बाद क्या होगा? आज भी हम हमेशा द्वंद में रहते हैं। हम जब इतने द्वंद में रहते हैं, ये द्वंद के बाद हमको नहीं होना चाहिए, हमको हमेशा एक संस्कारित होना चाहिए। और ये जो संस्कारित बात जो है ये धम्म से उपज हो सकता है। एक धम्म को मानने वाला आदमी वो सच्चा समाज सेवी हो सकता है, एक धम्म को मानने वाला आदमी एक सच्चा राजनीतिक हो सकता है। तो यानी राजनीतिक धम्म वाला कुछ नहीं करेगा। हमारा शरीर का एक अंग अगर चलता है, एक पैर अगर गिर जाता है तो पैर को छोड़ देंगे। यानी सबका जरूरत है। और इसके ऊपर तो एक है ऊपर वाला बोले, ये ऊपर जो मस्तिष्क दिमाग है, ये दिमाग से सोचना चाहिए। हमारे अंदर जो है हम खोखलापन क्यों कर रहे हैं? तो इसलिए दिमाग से हमको बहुत सारे ज्ञान होना चाहिए। बाबा साहब ऐसे बाबा साहब नहीं बने। बाबा साहब दिन रात मेहनत किए, अथक परिश्रम किए, उन्होंने रात को जाग कर किए, तब जाकर इन्होंने हमारे बारे में, हमारे दुर्दशा के बारे में, हमारे ऊपर हो रहे अत्याचार के बारे में हमेशा जागरूक रहते थे और सोचते थे। तो इसलिए तो ये बात है हमारे 22वां जो ये 25 बिंदु पॉइंट के ऊपर, तो बहुत महत्वपूर्ण अनुभव। और ये जो बिंदु बनाने में ऐसे नहीं बनाए हमारे मार्गदाता ने, मार्गदर्शक ने, सोच कर देश की समस्या को सोच कर निचोड़ जो है ये निचोड़ को लाए हैं और निचोड़ को हमारे पास पहुंचा रहे हैं। जब जिस समाज में बुद्धिजीवी ना हो वो समाज आगे बढ़ नहीं सकता है। हमारे सामने बुद्धिजीवी जब हैं तो हम यानी उनको नकारते रहे। आज इनके ऊपर जो ये कारसादी कर रहे हैं, इनके वो इंटेलेक्चुअल मास है, इन्होंने इशारे देते हैं, तो इशारे पर ये काम करते हैं, आदेश को मानते हैं, चाहे सही क्या गलत नहीं मानते। लेकिन हमारा तो पवित्र मिशन है, हमारा पवित्र। और ये जो मिशन है, एक मिशन का उद्देश्य और लक्ष्य रहता है और उसको प्रभावी करने के लिए ये मिशन चलता रहता है। तो ये हमारा एक मिशन जो है राष्ट्रीय भर में ऐसे कम समय में, और इस समय जब हम फिजिकली मीट करना चाहते हैं, उस समय में एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए हम लोग आज पहुंच गए हैं और कोशिश कर रहे हैं। और इसमें भी हम बहुत सारे प्रश्न करते हैं, अरे भाई ये बामसे का ये है, ये बात नहीं है। हम जो है अपने एक समाज के नागवंशी लोग जो है, नाग का मतलब न आग नाग, यानी हमारे अंदर कोई आग नहीं होना चाहिए। यानी जो मनुष्य के पास आहंग हो गया
तो समभाव होना चाहिए, अहंग नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह हम मिल जाए और ये समस्या हमारे सामने है, इस समस्या को हम नजरअंदाज भी नहीं करना चाहिए। हमारे जो सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में हम सोचे और इसके ऊपर संघर्ष करें। तो किसी भी भारतीय के साथ जाति, वर्ग, वर्ण या धर्म के कारण भेद न हो और सबके साथ समान सामाजिक न्याय हो, इसके बारे में सोचे। सभी भारतीयों को आर्थिक प्रगति के समान अवसर प्राप्त हो और किसी के साथ आर्थिक स्थिति के कारण भेद ना हो। सभी भारतीयों को वोट देने का समान अधिकार हो, राजनीतिक क्षेत्र में जो भाग लेने का सब समान अधिकार हो और किसी के साथ भी भेद ना हो। इसको लेकर एक समान आज जो संविधान का मतलब ये तो मूल्य हमारे सर्वोच्च नियमावली है, यहाँ देश का सर्वोच्च न्यायावली। आज भी देखिए हम अपने सामने देखते हैं हमारा संविधान को जलाया जा रहा है जंतर मंतर के सामने, लेकिन उनको कभी आतंकवादी घोषित नहीं, देशद्रोह के अपराध में उनका नागरिकता रद्द होना चाहिए। देख रहे हैं हम लोग, फिर भी हम आंख में आंख बुझा बंद करके रह रहे हैं। आंख में अब तेल डालने का जरूरत है, तेल डालकर वो देखना है। आने वाली पीढ़ी के लिए हमें लड़ना है। हम अगर संघर्ष करते रहेंगे तो आगे हो सकता है। तो इसलिए तो हमारे माननीय वर साहब जो बोले कि 12-13 आर्टिकल अगर हटा देंगे तो ये हमारा संविधान तो नाम रहेगा लेकिन खोखला हो जाएगा। क्यों ये लोग हमको बार बार संविधान समीक्षा के बारे में बोल रहे हैं? समीक्षा करने का जरूरत क्यों बोल रहे हैं? तो मतलब है ये जानते हैं ये जितना भी अधिकार मिला है ये इनको बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। ये संविधान बदलना चाहिए और ये 1 नेशन 1 वोट जो है, जो कि था कहाँ, जो नेपाल में था, उसको यहाँ लाना चाहते हैं। नेपाल में प्रचंड आने के बाद वो खत्म हो गया। मैं काठमांडू में 2 साल रहा, वहां मैं देखा हूँ वहां की स्थिति के बारे में। तो वहां कोई भी नमाज अदा नहीं कर सकता था, वहां कोई भी हिंदू धर्म के सिवा किसी का राज नहीं था। 1 नेशन 1 वोट। तो जैसे ये वाजपेयी भी ये बात बोला था कि अगर हमारे इंडिया में, भारत में 4 स्टेट जो है, ये 4 स्टेट बुद्धिस्ट हो सकता है और जो है नेपाल हिंदू राष्ट्र हो सकता है, तो हमारे देश में ये जो है बहुसंख्यक हम हिंदू है, ये हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन सकता है? मोहन भागवत हमेशा बोलता रहता है कि ये हिंदुस्तान है, सभी धर्म वाले हिंदुस्तान है, मतलब यहाँ कोई धर्म की कोई भी अवसर नहीं देना है। मतलब ये बहुत बड़ा साजिश है और ये साजिश को हमको समझना पड़ेगा और हम खतरे मंडरा है। तो इसलिए भ्रष्टाचार जो है, भ्रष्टाचार दिनों दिन चलता जा रहा है। आप देखिए योगी आदित्यनाथ के ऊपर कितने केस है लेकिन कुछ नहीं हो रहा। तो अब दोनों चीज, एक जो है कल्चर के जरिए, यानी जो ये जो आरएसएस जो के जरिए इन्होंने संगठन बनाकर एक बहुमत साबित कर दिए हैं, मेजॉरिटी बना दिए हैं। हमारे लोगों मैं जो उस समय बोलता था कि हमारे जो 97% के लोग जो है ये हमारे लोग तो है, लेकिन हमारे विचारधारा के लोग नहीं है ये लोग। तो ये जो हमारे लोगों के पास जाकर यानी विचारधारा पहुंचाने का काम हमें ही करना है। तो इसलिए हमारे समाज की जो समस्या है इसको जानना है। तो इसलिए हमारे समाज का 3 समस्या होता है, एक विचारधारा की समस्या, दूसरा जो नेतृत्व की समस्या, तीसरा जो है प्रतिक्रांति की समस्या। तो ये जो पॉजिटिव नकारात्मक जो बोलते हैं ये हमारे प्रतिक्रांति की समस्या है। जैसे विचारधारा तो ये है, तो देखिए हम बाबा साहब को तो मानते हैं, तो बाबा साहब को जब मानते हैं, बाबा साहब धम्म के लिए काम किए। बाबा साहब ने 3 महत्वपूर्ण काम किए, एक तो अछूत बने, अछूत उद्धार किए। हमको यानी जानवर से भी बदतर समझते थे ये लोग। ये यानी पत्थर में जाकर एक यानी कुत्ता पेशाब कर सकता है, लेकिन आम इंसान को वहां पहुंचने का अधिकार नहीं था। लेकिन जब वो अपवित्र हो जाता था तो उस समय क्या करते थे ये लोग, तो वहां जाकर इन्होंने एक यानी संडास लेकर यानी एक जानवर का, और वहां जाकर तुलसी पत्ता और डालकर वो पवित्र है स्वाहा। अरे हमारे तो दिमाग नहीं है तो हमको जानवर बोल सकते हैं ये लोग।
लेकिन एक जानवर का जो संडास है उससे भी हम नीचा मार रहे हैं, फिर भी हम बेहोश हैं, हमेशा बेहोश पड़े हुए हैं इसी हालत में। इसलिए बाबा साहब क्या बोलते थे, हमारे पास एक मानसिक बल होना जरूरी है। हमारे मानसिक बल अभी मर गया है, तो मानसिक बल को तेज करना है। और ये जो बाबा साहब पहुंचने के बाद, हम साहित्य जानने के बाद, मान्यवर काशीराम साहब जिन्होंने बहुजन मसीहा बनाए, फिर भी हम दलित बने हुए हैं। इन्होंने तो बहुजन मसीहा बनाए, पहले तो दलित मसीहा बोलते थे बाबा साहब को, वहां सीमित हो गए थे। लेकिन जब माननीय काशीराम साहब सही तरीके से समझे, इन्होंने देश भर में क्रांति किए और उसके बाद इन्होंने बहुजन मसीहा बनाए, तो हमको हमारे मुक्तिदाता बोधिसत्व डॉक्टर अंबेडकर को हम बहुजन मसीहा के रूप में जाने। कुछ लोग जात पात, ये जात पात का बात नहीं है, हम अपने जात पात के संरक्षण के बारे में नहीं। माननीय काशीराम साहब बोलते थे हम आरक्षण मांगते नहीं है, हम देते हैं, यानी हमारे सर्जा देने वाला समाज चाहिए। और हमारा ये जो है, जो सामान्य वर्ग का जो सीट है, तो सामान्य वर्ग इसमें SC-BC जैसा होता है, ऐसा नहीं है। मतलब इन्होंने सत्ता पर रह पर क्या होता है ताकत बता दी है। ये संस्कृति और सत्ता, तो ये संस्कृति के लिए तो इन्होंने काम रूप से काम किए, जमीनी तौर पर काम किए। और बाबा साहब ने वहां म्यांमार में वही बात बोले थे, हमारा जड़ सूख गया है, उसको डालने का काम हमें करना है, उसमें पानी देने का काम करने का है। तो हम लोग को जी जान से लगाकर ये काम, ये पवित्र मिशन जो है, ये जो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए ये जो महत्वपूर्ण काम जो है ये करना है। और हमारा जो आर्टिकल 19 भी खत्म कर रहे हैं, हम संविधान के ऊपर जो विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यानी ये भी खत्म कर दिए हैं। स्वतंत्रता के बगैर आदमी के व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता। विचार थोपे नहीं जाने चाहिए, अभिव्यक्ति पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए, विश्वास करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए, धर्म और उपासना के लिए बाध्य नहीं करना चाहिए। यानी हम जो है धम्म, ये सेक्टिज्म नहीं है, बुद्धिज्म इज नॉट अ रिलीजन बट एन एजुकेशन। और ये शिक्षा के बल पर हम धम्म को जान सकते हैं। हमारे नत्थि में शरणम अयम बुद्ध में शरणम वरम एतेन सत्य वजेन हो तुम्हें जय मंगलम। नत्थि में शरणम अयम धम्म में शरणम वरम एतेन सत्य वजेन हो तुम्हें जय मंगलम। नत्थि में शरणम अयम संगो में शरणम वरम एतेन सत्य वजेन हो तुम्हें जय मंगलम। यानी हम बुद्धि के से, यानी जो राइट इंफॉर्मेशन, जो एजुकेट, हाईली एजुकेट, उच्चतम ज्ञान के शरण में शरण यानी संघर्ष करके हमको हाईली एजुकेटेड होने का है। इसलिए हमको पढ़ने का है, ये गीता, ये ग्रंथ का कीड़ा बनना है, ये किताबों का कीड़ा बनने का है। और हमारे बाबा साहब ने जो लिखे हैं क्रांति पैदा करने के लिए, आज उसको पढ़ने का है। जो महत्वपूर्ण जो चीज बुद्ध और उनका धम्म, क्रांति और प्रतिक्रांति, बुद्ध और काल मार्क्स, रीडर इन हिंदुइज्म, ये जो है, ये किताबें जो है महत्वपूर्ण किताब। तो बाबा साहब इसमें संतुष्ट नहीं हुए हैं। ये क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने फिर हमारे सरल, बहुत इजीली हमको क्या 22 प्रतिज्ञाएं दिए हैं। इस 22 प्रतिज्ञा, जो 22 वॉल्यूम नहीं पढ़ा है, लेकिन 22 प्रतिज्ञा को सरल से वो समझ सकता है। तो इसलिए हमारे जो रेपुटेशन इज लाइक ए शैडो, कैरेक्टर इज द रियल थिंग। हमें चरित्र निर्माण करना है, शीलवान होना है। और बाबा साहब ने इतना सरल कर दिए हैं, चरित्रवान बनेंगे, मेडिटेशन के ऊपर जाएंगे और ध्यान करते रहेंगे और इंडिविजुअल पीस। तो बाबा साहब ने उसको बारीकी से देखे और देखने के बाद बोले कि ये चीज जो है इंडिविजुअल पीस का बात नहीं है, परफेक्ट पर्सन बनना, एक सफल इंसान बनना काफी नहीं है। बौद्ध धर्म के लिए प्रचार करने के लिए से आदर्श बुद्ध होना काफी नहीं है। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए सिर्फ प्रयास नहीं, निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। हमें बार बार प्रयास करते रहना चाहिए और हमारे प्रतिष्ठा में आंच नहीं होना चाहिए।
प्रतिष्ठा और अवसर की समता संविधान में बाबा साहब ने दिए। ये हमारा सामाजिक सिद्धांत, बुद्ध के सामाजिक सिद्धांत को इन्होंने भारतीय संविधान में प्रस्तावित किए हैं। जब इन्होंने संविधान लिखने के लिए गए, जो देखे, खुद लिखने का कोशिश किए लेकिन लिख नहीं पाए, लेकिन ये हमारे देश को कैसा चला सकते हैं। उसके बाद इन्होंने इंग्लैंड के जो डब्ल्यू जेनिंग्स के पास गए, और डब्ल्यू जेनिंग्स के पास जब गए तो डब्ल्यू जेनिंग्स ने बोले, अरे जिनको वर्ल्ड का कॉन्स्टिट्यूशन का नॉलेज है, वो तो आपके देश में जो मेरा मास्टर है, टीचर है, अब उनको छोड़कर मेरे पास संविधान लिखाने के लिए आ रहे हैं। उन्होंने इतने प्रकांड विद्वान, दुनिया जानता है उनको। जबकि 9 मई 1916 में जिन्होंने भारत के समस्या के बारे में, जिन्होंने गोल्डन वाइजर सेमिनार में बाबा साहब ने बोले थे, दुनिया चकरा गया था। तो ऐसे महामानव बाबा साहब के बताए हुए रास्ता जो है, ये हम धर्म में सीमित रखते हैं। ये धर्म नहीं, इसलिए बाबा साहब ने तुम्हें धर्म नहीं धम्म दे रहा हूं। और धम्म एक बहुत बड़ा चीज है। ये जो मैंने धम्म मीन्स मोरालिटी, मैंने नैतिकता, सदाचार, तो इस नैतिकता को हमको समझने का है। इसमें व्यापकता है। हम बोलते हैं कि हम नीला झंडा लेके जाते हैं, समता के सैनिकों में भीम का दीवाना, झुकने ना देगा ये तेरा नीला निशाना। मतलब ऐसा है, हमारे जो पंचशील में पहला जो है वो नीला रंग है, यानी समता, व्यापकता का प्रतीक है। हमको अपना ब्रॉड माइंडेड से, ये मिनी माइंडेड में रहना नहीं है। हमारा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा से हम बार बार लोगों को बोलते हैं कि हमारा एक रूपता होना चाहिए, हमारा सरनेम जो जातिवाचक सरनेम उठ जाना चाहिए। हम 100 करोड़ अगर हम बौद्ध हो जाते, एक ताकत बन जाएंगे, इस देश में हर चीज काम कर सकते हैं। हमको मेजॉरिटी चाहिए। और बाबा साहब ये बोले थे, इंडियन पॉलिटिक्स इज नॉट रियल पॉलिटिक्स, इट इज क्रिएटेड बाय कम्युनिटी। हमें एक बहुत बड़ा ये मानववादी मिशन को चलाने का, हमारे महापुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ाने का ये मिशन, तो हम तो नहीं बोलते कि हमारा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा एक संगठन, ये माध्यम है, ये माध्यम है इस आंदोलन का आगे चलाने का। अपने छोटे भाई, बड़े भाई, सभी को लेकर हम एक समाज है। यानी समाज किसे कहते हैं? जो महान उद्देश्य लेकर कुछ लोग जब इकट्ठे होते हैं, उसको समाज। इस मानव समाज की ये गरिमा को और इनकी प्रतिष्ठा के अवसर भी होना चाहिए। तो प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता होना चाहिए। स्वतंत्रता के बगैर न्याय का कोई उपयोग नहीं है। हमें स्वतंत्रता से काम करना है। उसी प्रकार समता और बगैर स्वतंत्रता का कोई उपयोग नहीं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में समता हो तथा अवसर में और दुविधाएं प्रदान की जाए, जिससे व्यक्तित्व का पूरा विकास हो। और हमारे संविधान में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और एकात्मता सुनिश्चित करने वाली बंधुता चाहिए हमको। हम तो भाई भाई बोलते हैं, अरे हिंदू भाई 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 बोलते हैं। जब माने गांधी को बाबा साहब बोले, अरे तुम्हारा कैसा वर्णाश्रम है, तो गांधी क्या बोला था? ये चेन जो होता है, चेन का कड़ी, हमें कड़ी में बांध देना चाहते हैं। लेकिन बाबा साहब तो हमें सांप्रदायिक निर्णय दिए थे। तो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और एकात्मता सुनिश्चित करने वाली बंधुता चाहिए हमें। और बाबा साहब क्या बोलते थे? इट इज स्ट्रगल बिटवीन आर्यन रेस एंड नागा रेस। तो आर्य तो कहा जाता है, लेकिन जो बाबा साहब ने क्रांति और प्रतिक्रांति में बोले हैं, बाणभद्र में क्या बोले? तो आर्य का नियम, यानी शब्द छल कहते हैं। और उन्होंने ये इसे साजिश किए हैं। इसलिए समय समय पर जो हमारे महापुरुषों ने आंदोलन किए हैं, तो इनके जीवन संघर्ष को जानना चाहिए। जैसे बाबा साहब बोलते थे, मेरा जीवन संघर्ष ही मेरा संदेश है। हमारे महापुरुषों के जीवन, इसलिए हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की तरफ से हम सारे देश भर में हम अपने महापुरुषों के इस यानी जयंती को हम मना रहे हैं, ताकि हमारे लोग अपने महापुरुषों के बारे में जान सके, इनके जीवन चरित्र के ऊपर परिचित हो सके, इनके संघर्ष के ऊपर परिचित हो सके, इनके त्याग और बलिदान को समझ सके। जैसे आप देखते हैं आरएसएस वाले, जिसको कोई नहीं जानता है, श्याम प्रकाश मुखर्जी, डॉक्टर बलिया है, इनको बार बार लोगों के पास पहुंचा रहे हैं, जिन्होंने हमें गुलाम बनाने का काम किया। लेकिन
हम अपने महापुरुषों को जितना जानेंगे तो इतना हमें एक ऊर्जावान बन सकते हैं, हम एक अच्छा प्रचारक बन सकते हैं। तो इसलिए हमारा संविधान बहुत खतरे में है। और ये जो 25 बिंदुआ जो है, हम तो कुछ नहीं जानते हैं कि छोटी से छोटी सी चीज है। ये जो चीज है, हमें नॉलेज हमेशा चाहिए, ज्ञान हमेशा चाहिए, ज्ञान हमेशा चाहिए। और ये ज्ञान के लिए हम तो ये नहीं चाहते कि सोने के लिए मन नहीं करता है। हमारे आरबीएम ऐसा नॉलेज यूनिवर्सिटी है। आज देखिए तो ये डिसिप्लिन इसमें है, बहुत अनुशासन है, और ये अनुशासन को हम मानकर आगे बढ़ना है और हमें भाईचारा पैदा करना है। और मैं भी अभी मैं सोचता यानी जिम्मेदारी लेने के बाद फिर सोच रहा हूँ, यानी मैं भी पीछे रह गया हूँ। नहीं, मैं अपने बहन शशि कुमारी को मैं कॉन्टैक्ट नंबर, और मैं सभी देश भर में अपने जो है जिम्मेदारी के साथ काम करूंगा। कॉन्टैक्ट नंबर में आज मांग लूंगा और सबसे संपर्क करूंगा। आज छत्तीसगढ़ से संपर्क किया था, हमारे जितने भी प्रभारी हैं जो हमारे प्रदेश संयोजक के, सबसे कांटेक्ट करके हम मिशन मिलजुल कर हम देश भर में कैसे कर सकते हैं इसके तेजी से। और हम बहुत यानी अपने जो आदेश के अनुसार और अपने जो बुद्धिजीवी हम मिले हैं, हमारे मार्गदर्शक है हमारे, आज हमें बहुत खुशी हो रहा है। ये आंदोलन अभी बंद नहीं हुआ है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि ये 2006 में जो माननीय काशीराम साहब करने वाले थे 5 करोड़ लोगों को लेकर, आज आरबीएम उसी जो माननीय काशीराम साहब के संकल्प को पूरा करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है। तो हम कोई सपना नहीं देखते हैं, हम दृढ़ निश्चय है ये काम करने के लिए। और इसके बाद हमें ऐसे विचार की ऊर्जा चाहिए, हमारे खून में वही विचार होना चाहिए, महापुरुषों के विचार, और उसी को लेकर हम काम करते चले। और इसलिए हम हमेशा ये जानने के लिए कोशिश ना करें ये कौन सा जात है, वो कौन सा जात है। हम जात में नहीं, जात तोड़ो समाज जोड़ो जो मुहिम जो खड़े किए हैं माननीय काशीराम साहब ने, इस धम्म के आंदोलन को हम उसी मुद्दे उसी रास्ते पर लेना है। और हमको एक एक करके जो हर चीज को समझना है। तो बहुत कुछ है और हम आगे जाएंगे। तो बहुत मैंने हम ये काबिल हमें बहुत तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे मार्गदर्शक धम्म हमारे आदरणीय संस्थापक अध्यक्ष साहब, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझे और इन्होंने इस काम को इतना, तो हमारे बहुत सारे अनुभवी लोग हैं, जैसे हमारे बुद्धगया के बोध साहब है, सब हमारे जम्मू कश्मीर के हमारे, तो जितने भी सबसे संपर्क में करूंगा और ये काम जी जान से मैं काम करूंगा। और ऐसे तो हम हमेशा उनसे जानना चाहते हैं, इन्हें बहुत अनुभवी है। और ये अनुभवी को लेकर हमारे भी आज शुरू में ऐसा हो रहा था कि हमारे जो जुड़े नहीं है कुछ लोग को टॉपिक से बाहर बोलते थे, लेकिन आज ये हमारा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ये फॉर्म पर आ गया है, वह असली रूप में आ गया है। जिनको जो टॉपिक दिया जा रहा है उसी को प्रिपरेशन करके आज प्रेजेंटेशन कर रहा है। नया आदमी जब जुड़ रहा है तो उसको जरूर कुछ ना सेटिस्फाई होगा, इनको जरूर भी कुछ बोध हो जाएगा कि सही में वही ये जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा कुछ कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हमारे जो साथी सब है, जैसे हमारे के महासचिव हमारे छत्तीसगढ़ के यानी हमारे बहुत दिन रात परिश्रम करते हैं विजय बोध साहब, उन्होंने भी, और एक ऊर्जावान साथी है, कुछ नहीं सब आदेश मानना चाहते हैं, अपने जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं। ऐसे आने वाली पीढ़ी युवा वर्ग, अभी हम देखिए हमारे युवा वर्ग भी बहुत उड़ीसा में तैयार होना शुरू कर दिए। हम अभी सनपुर डिस्ट्रिक्ट में किए थे, वहाँ हर डिस्ट्रिक्ट में बोल रहे हैं कि हम युवा वर्ग को साथ देना चाहते हैं। सर अब हमको आदेश दीजिए, ये बहुत बड़ी बात है। हमें कोई प्लेटफॉर्म नहीं था ये काम आगे बढ़ाने के लिए, और ये काम जो है हम करते थे लेकिन कोई सुनते नहीं थे। लेकिन आज जो है ये हमारा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा नेशनल लेवल का जो प्लेटफॉर्म है, और ये पवित्र मिशन को, ये बाबा साहेब का माननीय काशीराम साहब का मानववादी मिशन को आगे बढ़ाने का जो काम किया है, तो ये तो बहुत सराहनीय कार्य है। और इसको हम कभी भी पीछे नहीं, ये मेरा जब तक हम आखिरी सांस रहेगा, अपने खून का कतरा रहेगा, हम अपने ये मिशन के लिए, धम्म का आंदोलन को करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। किसलिए कि माने हमारे ये धर्म प्रकाश भारती साहब से जो बातचीत हुआ था, आप तो क्या करना चाहते, मैं उनको बोला था कि सर मैं सिर्फ धम्म के सिवा और नहीं चाहता हूँ,
धम्म जो इतना अवसर मिला है मिशन बाबा साहब का मिशन को करने के लिए माननीय काशीराम साहब को मिशन को, तो इतना कहकर मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत सरल, सुलभ और सरल भाषा का प्रयोग करते हुए माननीय उपाध्यक्ष जी ने हमारे सामने अपने विचार रखे, और हम सभी लोगों ने, कामना करता हूं कि सभी लोगों ने बहुत ही उन्हें अच्छी तरीके से सुना। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे आज वेबिनार के अध्यक्ष और हमारे राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध जी से मैं अनुरोध करता हूं कि वो अपने अध्यक्षीय भाषण में हमें उद्बोधन करें। माननीय बादल सिंह बौद्ध जी, कार्यवाहक अध्यक्ष जी। जी धन्यवाद माननीय संचालक जी। सभी महामानव को नमन करते हुए, सभी अतिथियों को नमन करते हुए, उपस्थित साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। वैसे नियम अनुसार आज का समय तो हमारा लगभग पूरा हो गया है। अब मैं शॉर्ट में ही अपनी बात को रखूंगा, डीप में रखना थी क्योंकि समय आज का लगभग खत्म हो चुका है। पूर्व वक्ताओं ने हमारे ने इतना ध्यान नहीं रखा कि हमको शॉर्ट में अपनी बात को रखना है। मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूं। जिस व्यवस्था में भारत का बड़ा वर्ग जीवन यापन कर रहा है, वह व्यवस्था धर्म के व्यवहार में मनुष्य मात्र के जो संगठन है, वह दो सिद्धांतों पर आधारित कार्य करते हैं, जन्म सिद्ध योग्यता और जन्म सिद्ध पवित्रता। है जन्म सिद्ध व्यवस्था कुछ लोगों के लिए सुखदायी है और बहुत सारे साथियों के लिए दुखदायी है। आगे भयानक और दुखदायी होने वाली है। जन्म सिद्ध योग्यता और पवित्रता वाले व्यक्तियों के लिए उन्नति के सभी द्वार खुले रहते हैं। मानव सम्मान, स्वाभिमान, खान पान, रहन सहन सभी आरामदायक हैं। और जिनके जन्म सिद्ध अयोग्यता वाले समूह के सम्मुख आने वाली अड़चन का कारण उन पर थोपी गई अयोग्यता से सभी द्वार बंद हैं, जहां से उन्नति के मार्ग उनके प्रशस्त होते हैं। सच तो यह है कि इसी कारण मान सम्मान, स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है जो ये व्यवस्था है। इन विकट परिस्थितियों को आगे कार्य करने के लिए 25 प्रकार के जो आंदोलन चलाए जाने हैं, उन 25 प्रकार के आंदोलन को प्रथमता जन्म सिद्ध अयोग्यता वाले समूह में जागृति लाना आवश्यक है। उन्नति की चेतना उत्पन्न करना जरूरी है। गरीबी, उदासीनता, शिथिलता है उन्नति में अति बाधक है। उन्हें शिथिलता से निकालना, मुक्त करके उनके मन में अन्याय के प्रति विद्रोह जगाना, आंदोलन करना, इन 25 आंदोलनों की रूपरेखा के रूप में तैयार किया गया है। अधिकतर साथियों ने आज महेश्वर संधा जी को अगर एक विषय दिया गया था उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया, अन्य साथियों ने विषयवार इस पर चर्चा नहीं रखी गई है, तो ये बात अधूरी सी महसूस हो रही है। आश्चर्य की बात तो यह है कि अन्य संगठनों ने इस ओर ध्यान ही क्यों नहीं दिया। हमारे जो एक प्रश्न आया था बीच में नीलम बौद्ध जी का, उन्होंने ये प्रश्न किया कि ये धार्मिक संगठन है या आंदोलनकारी संगठन है। तो मैं बता देना चाहता हूं कि जब बाबा साहब वॉल्यूम 6 में ये बात लिखते हैं कि प्रारंभ में है क्रांति बौद्ध धम्म, जब प्रारंभ हुई तो ये धम्म की क्रांति महसूस होती थी। बाद में है क्रांति आगे चलकर सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से
सभी को सुविधाएं पहुंचाने में सहायक सिद्ध हुई। तो भारत में जो दो प्रकार के बुद्धिज्म चल रहे हैं, एक बुद्धिज्म तो आध्यात्मवादी बुद्धिज्म है जो परंपरागत तरीके से चल रहा है, और एक बुद्धिज्म जो बाबा साहब के तरीके से जो क्रांतिकारी रूप से चल रहा है। अगर हम इस 25 प्रकार के जो आंदोलन रखे गए हैं, इन आंदोलनों को समाज में बाबा साहब के बताए गए मार्ग से नहीं रखते हैं तो समाज की और बुरी स्थिति होने वाली है। इस दुख और पीड़ा को मानवर संस्थापक साहब ने समझा, और ये 25 प्रकार के आंदोलन सबसे पहले हमारे समझने वाले कार्यकर्ताओं को समझना चाहिए। तो इसके 4 चरण होते हैं। उस चरण में साहब ने पहले बहुत अच्छे से बताया कि 4 चरण, पहला है सुनना, फिर समझना, पूछना और फिर बताना। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी सुनने में कहीं और कमी रह गई। ये 25 बिंदुओं को साहब के द्वारा ही बताया जाना अनिवार्य मैं समझता हूँ। समाज में जो उदाहरण व्याप्त है बोलचाल में, उन्हीं उदाहरणों के से हमें समाज में वीरता का संचार करना होगा। उदाहरण कैसी है समाज में जो चलते हैं बोलचाल। कबीर साहब एक बहुत छोटी सी साखी लिखते हैं कि भला हुआ मेरी मटकी फूटी, मैं पनिया भरन से छूटी। कबीर साहब ऐसा कहते हैं कि समस्या अगर खत्म हो जाए तो समस्या से उत्पन्न होने वाले दुख भी खत्म हो सकते हैं। इसमें महिला का ये एक उदाहरण दिया है पानी भरने का कि भला हुआ मेरी मटकी फूटी, मैं पनिया भरन से छूटी। बाबा साहब एक अपने बहिष्कृत भारत के मुख्य लेख पर कुछ पंक्तियां लिखते हैं। वह पंक्तियां संत ज्ञानेश्वर जी द्वारा लिखी गई थी। तो वो अर्जुन को लेकर बाबा साहब ने संत ज्ञानेश्वर की पंक्तियों को लिखा था। तो बाबा साहब ने समाज और कार्यकर्ताओं को अर्जुन मानकर वो बातें उधर लिखी थी। मैं पढ़ देता हूं उनको। हे अर्जुन, हाथ में धनुष लिए रथ पर सवार होकर शरीर में वीरता का संचार कर। हे अर्जुन, रथ पर सवार होकर हाथ में धनुष लेकर वीरता का संचार कर। युद्ध में जाना है, विश्व में कीर्ति बढ़ाना है, स्वधर्म का मार्ग बढ़ाना है, धरती को संकट मुक्त करना है। अथा हे पार्थ, निशंक होकर तुम्हें संग्राम के लिए तैयार रहना है। इसके अलावा और कुछ नहीं कहना है। बाबा साहब ने भी बहुजन समाज को अर्जुन की भांति सभ्यता समता संग्राम के लिए तैयार करने को कहा। जैसे मानवर साहब ने प्रारंभ में ही कहा कि इन 25 आंदोलनों का संचार आप में किस प्रकार से आया है और आप इनको कैसे हथियार बनाकर समाज में जाना चाहते हैं, तो लगता है मुझे कि अभी वो बात नहीं पहुंच पाई है। ये 24 अप्रैल 1929 को मजदूर संघ में बाबा साहब ने बात कही थी। कामरेडों का एक मजदूर संघ था। तब बाबा साहब ने एक शब्द बोला कि रोगी हालत और खराब ना होनी देनी चाहिए। रोगी की हालत को और खराब नहीं होने देना चाहिए। व्यक्ति उसकी बीमारी से बल्कि उसे उसकी बीमारी से छुटकारा दिलाना चाहिए। जो 25 प्रकार के जो आंदोलनों को रखने की बात साहब की मंशा है, वह समाज में रोग हैं और उन आंदोलनों को हमको पहुंचाना जरूरी है। मैं उन पर लंबे से बात रखना चाहता था, लेकिन मैं अब समय के अभाव में उन बिंदुओं को नहीं रख रहा हूं और आगे चाहता हूं कि मानवर साहब थोड़ा सा उन्हें ब्रीफ करेंगे और हमको दोबारा से अगले शनिवार को या कभी भी स्लाइड चलाकर इन बिंदुओं पर चर्चा करनी होगी। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कार्यवाहक अध्यक्ष जी। और जैसा कि समय हो गया है तो मैं कार्यक्रम को सेमिनार को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहता हूं कि अब माननीय अध्यक्ष जी, अगर आप 2 मिनट का समय अगर आप देना चाहते हैं तो मैं आपको और हम सभी लोग आपको, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि 2 मिनट आप हमें उद्बोधन करें। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। मैं सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए
हमारे जिम्मेवार साथियों ने आज अपनी बात को रखा। हमारी आज की मीटिंग के अध्यक्ष जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि जिन वक्ताओं को विषय दे दिया गया था और विषय के अनुकूल उनको बात रखनी थी, लेकिन महेश शांडा साहब को छोड़कर ज्यादातर लोगों ने विषय पे बात नहीं रखी। तो विषय पे हम चर्चा इसलिए कराना चाहते हैं कि ये चर्चा जूम पर ही नहीं होगी, बल्कि ये चर्चा गांव, शहर, मोहल्ले हर जगह होगी। तो हर जगह ये जब चर्चा होगी तो इसके लिए लोगों को तैयार होना होगा, मानसिक रूप से तैयार होना होगा, ज्ञान के रूप से तैयार होना होगा और प्रत्येक बिंदु के बारे में अध्ययन और चिंतन करना होगा। तो यही आरवीएम चाहती है, इसको कहते हैं लीडरशिप पैदा करना, नेतृत्व पैदा करना। तो लीडरशिप पैदा करना, नेतृत्व पैदा करने का मतलब जो लीड करेगा उस व्यक्ति को पूरा होश होना चाहिए, वो होश में हो। जोश भी वो अलग है, लेकिन जोश से पहले होश की जरूरत है। तो आज हमारे जब बहुजन समाज में या देश में हम मानव समाज में एक नजर डालकर देखते हैं तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हमारे युवाओं में जोश बहुत है। जोश की कोई कमी नहीं है, लेकिन होश की बड़े पैमाने पे कमी है। तो जो होश से पहले, जोश से पहले होश चाहिए, उसको हम लोगों को लाना है। हमारी एक छोटी बहन आज जुड़ी थी दिल्ली से, मुझे लगता है वो अभी नहीं जुड़ी हुई हैं, स्क्रीन पे कहीं नजर नहीं आ रही। जुड़ना चाहिए था उनको, जब प्रश्न उन्होंने किया है तो कम से कम प्रश्न का जवाब सुनने के लिए उनको जुड़ना चाहिए था। फिर भी हमारे जो साथी जुड़े हैं मैं उनको बता देता हूँ। जैसा हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी ने कहा कि बुद्ध की जो क्रांति थी वो धार्मिक रूप से शुरू हुई, लेकिन धार्मिक नहीं थी। वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक बराबरी का आंदोलन था। वेद व्यवस्था के कारण, ब्राह्मणवादी संस्कृति और व्यवस्था के कारण जो असमानता थी, जो गैर बराबरी थी, उसको खत्म करने का आंदोलन था। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के द्वारा जो धार्मिक ग्रंथ लिखा गया है, बुद्ध और उनका धम्म, उसको हम पढ़ें, उसका चिंतन करें, उसका अध्ययन करें। यदि हम उसका चिंतन करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, तो निश्चित रूप से हम अपने प्रश्नों का उत्तर स्वयं पालेंगे। हमें दूसरे के द्वारा उसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं होगी, हम स्वयं पालेंगे। धम्म क्या है? धम्म क्या है? हमारी छोटी बहन ने पूछा था कि भाई आप धम्म की बात करते हैं कि राजनीति की बात करते हैं कि आरक्षण की बात करते हैं। तो यदि हमारा न्यूज चैनल है आरवीएम इंडिया, यूट्यूब पे ये कार्यक्रम डल जाएगा। यदि जो साथी ना सुन पाए तो वो आरवीएम इंडिया को सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे जाकर, वहां वो ये कार्यक्रम देख सकते हैं। धम्म क्या है? बुद्ध ने कहा जागरूक होकर जीवन जीना ही धम्म है। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध ने क्या कहा? जागरूक होकर जीवन जीना ही धम्म है। तो आज हम जो 25 पॉइंट पे चर्चा कर रहे हैं, तो वो जागरूक होकर जो चिंतन अध्ययन किया गया है और उससे जो आने वाले भविष्य में जो समस्याएं उत्पन्न होने वाली हैं, प्रत्येक नागरिक के लिए जो समस्याएं उत्पन्न होने वाली, इसमें कोई जाति वर्ण नहीं है। इसमें एससी, एसटी, ओबीसी के लोग ज्यादा प्रभावित होंगे, ये सच्चाई है।
बड़े पैमाने पर 95%, 98% इन समस्याओं से SC, ST, OBC और धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक समाज के लोग ज्यादा प्रभावित होंगे, वो ज्यादा शिकार होंगे इसके। लेकिन 1%, 2% अन्य जो जनरल समाज के लोग हैं वो भी प्रभावित होंगे। तो इनके लिए जागरूक होकर जीवन जीना, यही धम्म है। हमारे देश में मुहिम चलाई जा रही है कि राजनीति को बदनाम करो, राजनीति को बदनाम करो, राजनीति को बदनाम करो। राजनीति से लोगों का ध्यान हट जाना चाहिए। इसीलिए नीली बत्ती और लाल बत्ती को बैन किया गया है। कभी चर्चा करेंगे, 1 घंटे का विषय है कि लाल बत्ती क्यों उठाई गई और नीली बत्ती क्यों उठाई गई। इससे देश को क्या लाभ है? क्या आर्थिक रूप से खजाने को कोई लाभ है? तो ये भी एक षड्यंत्र का भाग है, इस पे फिर कभी चर्चा करेंगे। तो राजनीति क्या है? राज और टैक्स मारिए नीति। राज करने वाले लोगों के पास क्या नीति है? यदि वो नीति नैतिक आधार पर है तो वो धम्म है, और यदि वो नीति अनैतिक आधार पर है तो अधम्म है। अब नैतिक और अनैतिक में क्या फर्क है, ये हमको समझाना होगा बिंदुवार। नैतिक का मतलब है प्रत्येक व्यक्ति को लाभकारी नीति, जिसका लाभ उस राज्य के या उस देश के प्रत्येक व्यक्ति को मिलेगा, वो है नैतिक राजनीति, राज करने वालों की नीति। अनैतिक क्या है? अनैतिक है कि समूचे राष्ट्र या समूचे राज्य के लोगों को लाभ ना होकर, उसका फायदा ना होकर केवल मुट्ठी भर लोग, चंद लोगों को फायदा होगा। तो जहां चंद लोगों को फायदा होगा, मुट्ठी भर लोगों को फायदा होगा, वो अनैतिक है। अनैतिक। इसलिए बुद्ध ने कहा नैतिक जीवन जीना ही धम्म है। और इसीलिए बुद्ध ने उस जमाने में नारा दिया, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोका अनुकंपाय। बहुजन यानी उस समय जो नीति बनती थी, बुद्ध के अस्तित्व में आने से पहले जो वर्ण व्यवस्था थी, जो वेद व्यवस्था थी, उसमें जो नीति निर्धारण होता था वो चंद मुट्ठी वर्ग लोगों के लाभ के लिए होता था, और बड़े समाज के लिए वो अहितकारी होता था, उनके लिए विनाशकारी होता था। बड़ा समाज जो था, जो 100 में 90% समाज था, उसके विनाशकारी नीति बनाई जाती थी, और 10% लोगों के लिए लाभकारी नीति बनाई जाती थी। इसलिए बुद्ध ने कहा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोक अनुकंपाय। तो समझना चाहिए हमारे साथियों को कि हम जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से काम कर रहे हैं के प्रत्येक नागरिक को लाभ हो, और इसके लिए कोई बड़ा काम नहीं करना, हमको केवल इतना भर करना है कि संविधान को ईमानदारी से लागू किया जाए। भेदभाव बिना किसी बात के लागू किया जाए। यदि संविधान को सही नियत से नैतिक जीवन के आधार उसे लागू कर दिया तो हमारी समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन संविधान जिनके लोग हाथों में है, वह अनैतिक नीतियां बना रहे हैं, ऐसी नीतियां बना रहे हैं, नियम कानून बना रहे हैं, जिससे मात्र 5%, 10% लोगों को फायदा होगा, और 90% लोगों को पुनः पुरानी व्यवस्था में ले जाया जाएगा। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे देश के करोड़ों बुद्धिजीवी लोग इस बात को कहते हैं।
लेकिन दुख ये कि घर में कहते हैं, सिर्फ घर में चर्चा करते हैं, घर से निकलकर उस चर्चा को समाज में व्यापक आधार नहीं देते, और व्यापक आधार नहीं देते इसलिए हम लोगों का नुकसान हो रहा है। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा उसको व्यापक आधार देना चाहती है, इसलिए पॉइंट तो 1000-2000 है, लेकिन इतने पॉइंट एक साथ नहीं लिए जा सकते, उस पर चर्चा नहीं की जा सकती, इसलिए 25 पॉइंट चर्चा के लिए रखे गए हैं। और इस पे हम 3 जुलाई और 4 जुलाई को भी चर्चा जारी रखेंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आने वाले जो वक्ता होंगे वो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट पर ही बात करें, जो विषय दिया गया है उसी पे चर्चा करें, और यदि वो उस पर चर्चा नहीं करते हैं तो होस्ट करने वाले साथी उनको कनेक्ट कर देंगे, डिस्कनेक्ट कर देंगे, उनको रोक देंगे, फिर जो चर्चा पे बोलेंगे उनको बोलना है। तो ये बातें मैं आज कहना चाहता हूं। हम लोग पंचशील त्रिशरण भी करते हैं, अष्टांग मार्ग में हमारा पूरा विश्वास है, लेकिन राष्ट्रीय बौद्ध महासभा आध्यात्मिक धर्म नहीं चला रही है। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ये एक तरह से रचनात्मक धर्म चला रही है। 45 वर्षों का जो बुद्ध का जीवन संघर्ष है, उसकी प्रमुख घटनाओं को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने बुद्ध और उनके धर्मों में उसको समावेश किया है, उसको संकलन किया है। हम उसे जोड़ें और जोड़कर धर्म की परिभाषा समझें। धर्म की परिभाषा है प्रत्येक मनुष्य का जीवन सुखमय होना चाहिए। जो राज के द्वारा नीति बनाई जाए वो नैतिक नीति होनी चाहिए, सबके लाभकारी नीति होनी चाहिए। वो किसी को लाभ दे और किसी को नुकसान दे, ऐसी नीति नहीं होनी चाहिए। ऐसी नीति जो राज्य बनाता है उसे अधर्म कहते हैं, और सबके लाभकारी जो नीति बनाई जाती है उसको नैतिक धर्म कहते हैं। मैं ज्यादा समय आपका नहीं लेना चाहता, 11:30 बज गए। बहुत बहुत धन्यवाद जितने साथी भी आज जुड़े हैं, और सभी जिनको अपने अपने राज्य की जिम्मेवारी मिली है वो जल्दी से जल्दी अपने अपने राज्यों में, संभाग में, जिले में संगठन का स्ट्रक्चर खड़ा करने में जुट जाएं। ये मैं आपसे निवेदन करते हुए आज की बात बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। हमें इशारे के रूप में समझाया है। हम समझते हैं कि पूरी तरीके से उस पर कृतज्ञ रहेंगे, और आगामी मीटिंगों में भी मैं सभी